हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो रेडी हो जाओ। अगर आप लोग यहां पे आ गए हो तो अब मैं यहां पे लाया हूं सेट 6 सैम्पल सेट 6। इसके पहले मैं सैम्पल सेट 5 पढ़ा रहा था। उसमें ऑब्जेक्टिव का सिर्फ 60 सवाल था, लेकिन बिहार बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से इसको मैं दिखाया हूँ आपको। और इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव जो है 80 क्वेश्चन दिखेगा। ऑब्जेक्टिव का 80 सवाल, 80 में आपको 40 बनाना है। 40 से नीचे अगर आ गया तो मतलब आप कहीं का नहीं रहोगे। 40 के नीचे अगर आ गया तो मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसे 40 से नीचे प्लीज़ 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 40 से नीचे मत लाना, और आएगा भी नहीं क्योंकि आप मेहनत करो। अगर आ गया ना तो फिर बुरा मत मानना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में कोशिश करना कि 40 से नीचे ना आए, ठीक है। और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिखाएंगे आपको। तो सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। और जो मैं गेस किया ना, इसमें देखिएगा, जो मैं क्वेश्चन गेस किया हूँ साइंस का, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन टैली करने वाला है। वो क्वेश्चन है जो आप नहीं बना पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे बोला है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। बहुत अच्छा सा सवाल यहाँ पे जी कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। 1 2 3 4। तो फटाफट जल्दी से 80 क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे फास्ट इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। तीसरा सवाल है F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या दोनों, या कोई नहीं। तो आपको पता है F बराबर R/2 उत्तल और अवतल दोनों में होता है। क्या होता है? दोनों में ये होता है F बराबर R/2। ओके, F बराबर R/2 जो है दोनों में होता है। ओके, तो चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या होता है? दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दर्पण देखते हैं ना, जो चौड़ा होता है दर्पण, तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहेंगे आप? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहेंगे? तो दर्पण की चौड़ाई को कहेंगे द्वारक। क्या कहेंगे? द्वारक। जो दर्पण ऐसे होता है तो ये क्या होता है? वही जो चौड़ाई होता है, दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। देखिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। तो हवा, जल, शीशा, हीरा। तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। किस माध्यम में? हवा में। चलिए, सवाल तो क्लियर है। 5वां सवाल पढ़ते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। मतलब इसमें से कुछ ही क्वेश्चन होगा, मेरे ख्याल से 4-5 ही क्वेश्चन होगा जो मैं आपको रिवीजन नहीं कराया होगा, लेकिन सब के सब बना दिए होंगे। और इसका आंसर क्या होगा? सी। सेम टू सेम जिस तरह से सवाल आपका किताब में दिया हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पे आया हुआ, और एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, ऑप्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहता है? अपसारी लेंस किसको कहता है? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, या दोनों को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, और अवतल दर्पण रहता तो अभिसारी हो जाता, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे, ठीक है। उस तरह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। 7वां सवाल है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के द्वारा सदा क्या बनता है? वास्तविक बनता है, आभासी और सीधा बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है, आभासी और उल्टा। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है डियर, वो काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। चलिए, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है कि आंख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। आंख कैसा व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार करता है। यानी कि 8 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। 9वां सवाल है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस जो पाया जाता है। वही सवाल है, घुमा के दे दिया है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, या दृष्टिपटल। यानी कि क्या बोलते हैं इसको? दृष्टिपटल, जिसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना कहते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? सत्य संबंध चुनना है। देखिए, तो क्या यहाँ पे दिख रहा है? V बराबर 1/r, V बराबर R/I, V बराबर IR, V बराबर IR²। तो आप पढ़ें V बराबर IR पढ़े ना, ये क्या पढ़े? V बराबर IR आप पढ़ें, ओम का नियम, V बराबर IR पढ़ें, ओम का नियम, ठीक है। तो V बराबर IR, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए, अगला बोलता है 12वां सवाल बोलता है निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ये सवाल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जी। देखो, P बराबर क्या होता है जी? VI होता है। P बराबर क्या होता है? VI होता है।
तो जब P बराबर भी आई हो गया, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है। अच्छा आप जानते हैं अभी हम पढ़े थे V बराबर आई आर, अभी पढ़े थे तुरंत V बराबर आई आर, देखिए V बराबर आई आर पढ़े, इस V की जगह पे इस V का वैल्यू पुट कर दें तो आई आर यहाँ पे हो जाएगा और I यहाँ पे पहले से है, तो यानी कि आई स्क्वायर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर, यानी कि ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 12 के क्या होगा? ये होगा। चलो अगला सवाल बोलते हैं कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊर्जा का कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है डियर? जूल है। अगला सवाल है आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या है? तो देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, तो आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 15 सवाल है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का वोल्ट, कूलाम, वॉट या एम्पियर, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है एम्पियर, है ना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या डियर? एम्पियर। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला बोलता है विद्युत शक्ति कैसा मात्रक? देखो ऐसा मात्रक से सवाल क्लियर, एक सवाल बचना नहीं चाहिए। विद्युत शक्ति कैसा मात्रक क्या? वाट, वोल्ट, जूल प्रति सेकंड या जूल प्रति घंटा, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट। क्या है? वाट है। चलिए वाट लगा दिया आपने ना इसको। चलिए किस विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? कितना बार सवाल पढ़े? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 18 सवाल है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चाहिए है, तो उस वोल्ट का अल्पमापांक क्या होगा? तो ये पढ़े आप, तो मैं बताया था 1 से लेकर यहाँ से यहाँ तक अगर है टोटल 20 है, तो कैसे बांटेंगे? 1/20 कर देंगे, इसको भाग करें तो 0.05 आ जाएगा। 19 सवाल है घर में विद्युत की दुर्घटना किसके कारण होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो घर में विद्युत की जो दुर्घटना होती है वो किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट, लघु पतन जिसको बोलते हैं ना, शॉर्ट सर्किट के कारण होती है विद्युत से दुर्घटना। चलिए 20वां सवाल बोलता है जी कि तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली के में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन होंगे? तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधा, है ना, आधे होगा। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन होता है? तो आधे, याद रखिए इसका आंसर सही होगा। विद्युत फ्यूज किस विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो उष्मीय प्रभाव पर काम करता है मेरे प्यारे मेरे लाडलो। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए 22वां सवाल पढ़ते हैं कि किसी विद्युत धारावाहित लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है? सभी बिंदु पर समान रहता है। तो बहुत बार ये सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सभी बिंदुओं पर जाने पर क्या होता है? समान रहता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। अगला सवाल है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना था? मतलब कि आखिरी स्रोत, जब सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो लेकिन सूर्य हमेशा बचेगा, इसलिए बोलते हैं अनंत स्रोत। अगला सवाल है 24 का सवाल बोलता है कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु क्या है जरूरी? नाभिक की ऊर्जा की प्राप्त करने के लिए इनसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिलिकॉन का, क्रोमियम का, यूरेनियम का या एल्यूमिनियम का? तो क्या हो जाएगा बच्चे मेरे? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य जगह है जादूगोड़ा। आपको पता होगा जादूगोड़ा, है ना। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस CO2, CH4, H2S। तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो है CH4, यानी कि गोबर गैस, यानी कि बोले तो मीथेन। अगला सवाल बोलता है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होगी? तो बहुत बार बता चुका हूँ कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके मेरे प्यारे, देखो यहाँ पे 27वां सवाल आपको दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला शायद हो जाएगा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे सवाल देखें। सवाल बोलता है जी कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? नवीकरणीय मतलब समझ रहे हैं ना, नवीकरणीय जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। 28 सवाल है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? तो जब ऑक्सीजन जब ह्रास होता है तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको बोलेंगे अपचयन। चलिए अगला सवाल बोलता है जब मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तो श्वेत प्रकाश मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन? तो जाहिर सी बात है, पता चल गया कि मैग्नीशियम
ऑक्साइड बनाता है, मतलब ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे मेरे प्यारों, क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। तीसरा सवाल है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 30 नंबर सवाल में ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि उपचयन ही उष्माक्षेपी में भी वही काम होता है जो उपचयन में होता है, यानी कि इसका ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे अगला बोलता है 31 नंबर सवाल बोलता है कि किसी शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब साग सब्जी जो विघटन होता है, कंपोस्ट बनता है, साग सब्जी बोलते हैं ना, फेंक देते हैं छिलका वगैरह, तो उस जो विघटित होकर जो कंपोस्ट बन जाता है उस वो कौन सा अभिक्रिया है, अवक्षेपण है, उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है या संयोजन है, तो इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 32 सवाल है AgCl और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डाला तो देखिए 2 भाग में टूट गया, तो 2 भाग में टूट गया तो इसको क्या बोलेंगे, संयोजन, हाँ ऐसा तो नहीं होगा, उष्माक्षेपी, अपघटन, इनमें से कोई नहीं, तो इसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है कि एक अभिक्रिया, एक यौगिक जो है अभिक्रिया होकर 2 या 2 से अधिक यौगिक में टूट जाता है, उसको बोलेंगे अपघटन, या तो क्या बोलते हैं, वियोजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वियोजन अभिक्रिया भी उसी को बोलते हैं जी। ओके चलिए अगला सवाल देखिए मेरे प्यारों, क्या बोलता है 33 में कि Na2SO4 BaCl2, ये बताया हूँ, देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक तो इधर जा रहा, एक पीछे थे, यानी कि NaCl क्या बन रहा है, देखो NaCl, Na जो है Cl के साथ मिल गया, Na जो है Cl के साथ मिल जाके मैच कर गया यहाँ पे, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, देखो ये कहाँ चला गया, देखो ये Na है ना, Na जाके Cl पे चला गया है ना, और SO4 देखो BaSO4 के साथ चल गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको आपको पता हो द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या तो फिर यहाँ पे बोल रहा BaSO4 का अवक्षेप बनता है, क्या बनता है, अवक्षेप, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया तो नहीं दिया ऑप्शन में, अवक्षेपण दिया। अच्छा देखो वियोजन तो होगा नहीं, संयोजन तो होगा नहीं, अपघटन ही तो वियोजन होता है, संयोजन तो होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या पता चला कि आंसर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला सवाल बोलता है डियर कि वे सभी पदार्थ जिसमें वे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, यानी कि भस्म में जो है हाइड्रोक्सिल आयन देगा, ठीक है। 34वां सवाल बोलता है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उसको क्या बोलेंगे, यानी कि अम्ल और भस्म के उदासीनीकरण जब मिलता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, और उस लवण को क्या बोलते हैं, सामान्य लवण या अम्लीय लवण या भास्मीय लवण, इनमें से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं सामान्य लवण बोलते हैं। 36वां सवाल है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता, लीजिए लाल को नीला, मैं बताता लाल को नीला है ना, लाल को नीला कौन करता, देखो लाल आ रहा और नीला, अब देखो अम्ल में क्या था, अम्ल में लाल आता है, लास्ट में ला हो रहा, तो लाल को नीला कौन करेगा, तो लाल को नीला करेगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्षार करेगा, ठीक है, क्योंकि अम्ल जो है नीला को लाल करता है। ओके अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान जो क्षारक मान बताता है, क्षारक मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसको बोलेंगे क्षारक, और जिसका पीएच मान 7 से कम उसको बोलेंगे अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो उसको उदासीन। तो 7 से ज़्यादा कौन है, 13 है, ये क्षारक का मान है। 38 सवाल बोलता है जी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस घोल को लाल लिटमस में बदल देता है। देखो अगर आपसे अम्ल की परिभाषा बोले तो यहाँ पे देखिए पता चल रहा है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, अम्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। 39 सवाल है सोडियम जिंकेट के रासायनिक सूत्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सोडियम जिंकेट के रासायनिक सूत्र क्या है, तो ZnNaZnO Na2 ZnO NaZnO2 Na2 ZnO2, क्या होगा Na2ZnO2, आंसर डी। 40 सवाल है कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, सुचालक मतलब जिससे धारा प्रवाहित हो जाता है, तो ग्रेफाइट, कॉपर है, हीरा है, सल्फर है। तो सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है, सवाल में बोला गया आधातु, क्या बोला गया, आधातु, यानी कि कॉपर तो सुचालक होता है लेकिन आधातु कॉपर नहीं, कॉपर धातु है, तो ग्रेफाइट है जो आधातु है। ओके डियर, यहाँ पे बारीकी सवाल पकड़ना था। चलिए अगला सवाल बोलता है कौन उपधातु है, इनमें से कौन जो है उपधातु है, Fe मतलब समझ रहे ना, फेरम लोहा, Cu कोबाल्ट, कॉपर,
Na निकेल, Hb सुबीडियम, क्या बोलेंगे। और आप जानते हैं जो सुबीडियम है इसको एंटीमनी बोला, क्या बोलता है, एंटीमनी बोला जाता है, इसलिए याद रखेंगे क्या बोलेंगे इसको एंटीमनी बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। चलिए अगला सवाल है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन ये डियर, क्योंकि बच्चा इसमें ना एकदम जो प्रैक्टिस नहीं करेगा एकदम जाके टपक जाएगा, मतलब कि फंस जाएगा। और अशुद्ध जैसे ही अशुद्ध आ जाएगा तो आप एनोड पे टिक लगा देना, ठीक है, और जब शुद्ध बोलेगा तो कैथोड पे टिक लगा देना। ओके डियर, चलो अगला सवाल देखिए यहाँ पे कैसा सवाल यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या बोलता है, सवाल ये बोलता है कि बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। पता है बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। 44 सवाल है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इससे क्या कहते हैं। पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम या आयरन मिश्र धातु। तो यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु अगर पारद है तो उसको बोलेंगे अमलगम, क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। 45 सवाल देखो मेरे प्यारों, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो आधातु कौन है, ब्रोमीन है, जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। और अगर आधातु जब सिर्फ धातु बोलता तो आपका आंसर क्या होता, पारा हो जाता है मेरे प्यारों। चलो बोलता है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा कार्बन यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, CH4, C2H6, C2H4, C3H8। ओके तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा C2H4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, समायवी है या तो समस्थानिक है या बहुलक है, अप्रूफ है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूफ है डियर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। 48 सवाल बोलता है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था प्यारे, कोलवे ने, बोहलर ने, बर्जिलियस ने, इनमें से कोई नहीं। तो बोहलर ने किया था, है ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। कहीं कहीं ओहलर देता है तो ओहलर बोहलर बात वही है। 49 सवाल है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, मीथेन, इथेन, एथीन या एथाइन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर कि जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो इथाइन देता है। क्या जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, इथाइन देता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 सवाल, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। देखो एक तो सवाल आ ही जाएगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है डियर, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल का। ओके 51 सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, संतरा, टमाटर, सिरका या इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर। क्या होता है, टमाटर, है ना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, 51 हो गया, 52 सवाल पढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। मैं आपको बताया था कि बाईं से देखो पहले आकार इतना बड़ा रहता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा होता है। क्या हो रहा, घटते जा रहा। बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लीजिए धातुई लेकिन बोला जा रहा है डियर, है ना, यहाँ पे धातुई गुण बोला जा रहा है। यहाँ पे वो मत समझना त्रिज्या वाला, ठीक है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण क्या होता है। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धातु गुण क्या होगा, बढ़ेगा डियर, क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके 54 सवाल है, द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्य सेल है। अब इस सवाल को समझने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो द्वितीय सेल में कौन कौन सा होता है। पहला सेल में तो आपका द्वितीय आवर्त में, पहला आवर्त में तो हाइड्रोजन और हीलियम हो गया। द्वितीय आवर्त में क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसा होता है। इसमें जितना भी परमाणु संख्या है, इन सभी का जब आप निकालो तोड़ोगे तो लिथियम का 3 होता ना तो 2 1 टूटेगा। बेरिलियम का क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का 4 होता है ना तो 2 टूटेगा। बोरन का 5 होता तो 2 3 टूटेगा। कार्बन का 6 होता तो 2 4 टूटेगा। लास्ट में 2 बॉन्ड जो सब में 2 टूटेगा, सब में 2 टूटेगा। पता क्या चल रहा, पहले कक्ष में K, फिर L, फिर M, फिर N, तो 2
8, 18, 32 आता है अधिक से अधिक, तो दूसरे तत्व में सब जाके अटक जाएगा, मतलब कि एल सेल में जो है बाह्य सेल सभी के रहेगा। कब? द्वितीय आवर्त में तत्वों के आवर्त का बाहरी सेल क्या होगा? एल सेल होगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा डियर? इसका आंसर 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है किसमें? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या मर्जी परजीवी में, है ना, मलेरिया परजीवी में। तो क्या होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है किसमें? ईस्ट में होता है। 56 सवाल है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आपको पता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं डियर? सिनेप्स कहते हैं। चलिए बहुत ही फास्ट, राजधानी एक्सप्रेस से भी आगे। 57 सवाल, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? जो पत्ती जो मुरझा जाता है ना, तो वो किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सिन या जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक। तो एब्सिसिक अम्ल के कारण जो होता है पत्ती का क्या होता है? मुरझा जाता है। ये चारों के चारों जो पादप हार्मोन है मेरे प्यारों। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी। फ्लोएम का क्या काम है पादप में? जल संवहन, भोजन संवहन, एमिनो अम्ल संवहन या ऑक्सीजन का संवहन। तो 58 का सवाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भोजन का संवहन। जाहिर बात पादप में फ्लोएम का भोजन करता है और जाइलम जो होता है वो जल को करता है। 59, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? यार अभी तो आपके 32 नहीं आए होंगे, लेकिन वयस्क मनुष्य के तो आ जाते हैं। 32 दांत होते हैं। वयस्क, जवान, यंग उस मनुष्य के दांत की संख्या टोटल 32 होता है। 60वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक है? नर युग्मक कौन है? मतलब कि पुरुष वाला। शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फाइलोपियन नालिका। तो नर युग्मक कौन है? शुक्राणु। कौन है जी? शुक्राणु। 61 सवाल है, जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। तो अभी मैं बताया कि जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। 62, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ओके, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको पता है ना, डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यही तो है, ग्रेगर जॉन मेंडल। पकड़ा गया है चोर, मतलब चोर बोलने मतलब क्वेश्चन पकड़ा गया है ना, आप उसको मत समझना। चलिए अब आपके सामने है आपका नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे हाँ ये सवाल आ गया। चलिए सवाल क्या बोलता है जी कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म में होते हैं XY, XX, YY, इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में XX होता है जी, है ना। क्या होता है? XX होता है। अगला सवाल है, कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया था? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था? बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फैग्नो मैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त दाब मापने के लिए स्फैग्नो मैनोमीटर का इस्तेमाल करता है, ऑप्शन सी। ओके, 65 सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? क्या है? आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स या लस्सी का? तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। इसको बिम्बाणु भी बोलते हैं, याद रखेंगे इसको। बिम्बाणु भी कहीं कहीं लिखता है, बिम्बाणु, प्लेटलेट्स। ओके डियर, चलो अगला सवाल है 66 से। अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? जैसे सेम टू सेम सवाल 2018 में आया था और ये सवाल का ऑप्शन गलत है। ऑप्शन होगा इसमें का आयोडीन होना चाहिए डियर। क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है ना। थायराइड नाम का बीमारी होता है आयोडीन की कमी से। तो पता क्या था, इसमें सोडियम का कोई कहीं जिक्र नहीं। अब एनसीईआरटी किताब में मैं इसके बारे में पढ़ा हूँ तो देखा हूँ क्या कि सोडियम के कहीं बारे में जिक्र नहीं है, क्लोरीन का जिक्र नहीं है, फास्फोरस का जिक्र नहीं है, जिक्र है तो आयोडीन का। पता क्या चल, इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन होगा। अगर आपके सवाल में आ जाएगा ना, तो देखो अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, सर अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो क्या करें? तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे तो अगर इनमें से सभी, तो मजबूरी में इनमें से सभी टिक लगाना पड़ेगा, फिर और क्या है ना, ये मजबूरी में इनमें से सभी टिक लगा दीजिएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो सिर्फ लगाइएगा, ठीक है। या तो सोडियम, आयोडीन रहेगा तो आयोडीन को लगाइएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है? कौन सा भाग है मस्तिष्क का जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुसरण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सभी। तो उसके अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम।
अनुमस्तिष्क। अगला सवाल है, कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना, यानी कि महिलाओं में मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो आपको पता अंडाशय तो ही है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका तो ये तो देखो पुरुष का हो गया। तो पता क्या चल, आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला सवाल बोलता है कि कौन सा पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है डियर, बाह्यदल या पंखुड़ी या पुंकेसर या स्त्रीकेसर। पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है, और वो है पुंकेसर। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लाल ग्रंथि, अमाशय, यकृत, थायराइड। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जा रहा, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है मेरे प्यारों, अगला सवाल यहाँ बोलता है जी कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, या वर्णिक लवण में, या श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। और लाल रक्तकण में पाया जाता है क्या, लोहा, है ना, याद रखेगा। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोलता है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है, मतलब बेकार अंग है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना जो अवशेषीय अंग है, सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनन या जेजुनम है लिखा हुआ, और कोलन। तो क्या अपेंडिक्स, क्या होगा, अपेंडिक्स। 73 सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पोदाक क्या है, उत्पोत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में का मुख्य उत्पाद क्या है, कुछ लिखा हो, उत्पादक समझ लो, है ना। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या उत्पादक है, ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंपोर्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मुख्य उत्पादक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। मनुष्य का रक्तचाप होता है, क्या होता है पता है, 120/80। अच्छा है यहाँ पे कि 80/120 ना दिया, लेकिन बहुत से बंदा इसमें फंस जाते हैं। तो 120/80, ठीक है। चलिए आपको पता है 120 को परकुचन, इसको संकुचन, है ना, परकुचन संकुचन ऐसे बोलते हैं। चलिए बोलता है परकुचन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सिस्थेलिक संकुचन बोलते हैं, ठीक है। ओके, सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है ना इंग्लिश में। अगला सवाल है, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, एटीएस, इनमें से कोई नहीं। तो क्रेब्स चक्र होता है, ये किण्वन में ये प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन ये दोनों जो है होती है। 76 सवाल है, कौन निम्न से प्राकृतिक संसाधन है, कौन प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, वन्य जीव होना चाहिए, ऊपर दिए गए सभी। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, सभी है ना। अब प्राकृतिक संसाधन दो तरह का होता है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, आपको पता है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है इनमें से सभी है, कोयला भी प्राकृतिक, वन भी और जीव भी, ठीक है। अगला सवाल बोलता है मेरे प्यारों कि पारितंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है, ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा का असंतुलन, पर्यावरण का असंतुलन, या ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर। बिल्कुल सही। आहार श्रृंखला में या परितंत्र में आहार श्रृंखला का जो महत्व तंत्र है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो है परवाह करना। जैसे कि कोई घास है, घास को बकरी खा लिया, बकरी को शेर खा लिया, इस तरह होता है ना। चलिए अगला सवाल बोलता है क्या, बोलता है कि यहाँ पे वन पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर होता है। लीजिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, उत्पादक, प्राथमिक या द्वितीय या तृतीय। उपभोक्ता मतलब बोलता है जो इस्तेमाल करता है ना, जो उपभोक्ता मतलब क्या होता है, जो इस्तेमाल करता है। तो पहले घास, मान लीजिए पहले घास है, और घास को खा लिया मान लीजिए हिरन, है ना, और हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो घास को हिरन खा रहा, तो हिरन हो गया पहला उपभोक्ता, और हिरन को खा ले शेर, तो शेर क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। और घास तो खुद उत्पादक पदार्थ ही है यहाँ पे। चलिए ऑक्सीजन क्या है, लीजिए फिर सवाल, ऑक्सीजन एक क्या है, एक हार्मोन है, याद रखना। 79 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब सवाल लास्ट हो रहा हमारा, पादप हार्मोन में से कौन है, पेप्सिन, ऑक्सीजन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, पेप्सिन, ये सब पादप हार्मोन नहीं बल्कि जंतु हार्मोन है, और है वो कौन, ऑक्सीजन है जो पादप हार्मोन। तो ये रहा आपका 80 सवाल, बहुत ही कम समय में 80 सवाल का। अब मैं देखता हूँ सब्जेक्टिव सवाल किसको कितना याद है। और आप जब यहाँ पे देखोगे जो मैं क्वेश्चन गेस किया हूँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, उसमें से बहुत क्वेश्चन टैली करने वाला डियर, सब बहुत क्वेश्चन जो है टैली करने वाला है। तो आपको पता चल जाएगा, बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे। चलिए अभी दिखाते हैं। सबसे पहले देखो फिजिक्स के सवाल, फिजिक्स में वही सवाल है इस तरह से, देखो 8 सवाल है और आपको 4 का आंसर देना है, 4 का आंसर देना है। अपवर्तनांक की परिभाषा करें, हीरा का अपवर्तनांक 4.242 होता है, इसका कथन क्या है, ये मैं गेस किया हूँ, ठीक है।
अवतल उत्तल समतल दर्पण के दो उपयोग है, उपयोग बताना है। ठीक है, ये भी मेरा गेस शायद उत्तर अवतल का उपयोग है, समतल का तो नहीं, लेकिन इसका उपयोग है, ऐसे पता होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, ये भी था। रेलवे सिग्नल लाल क्यों देखा, ये भी था। विद्युत आवेश क्या, ये भी गेस किया हुआ है। प्रतिरोधक के समूहीकरण क्या है, ये शायद मैं नहीं कहूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित क्षेत्र दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम बताइए। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को क्यों उपयोग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया ये वाला है ना, बहुत बार ये सवाल रिपीट हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ वो सवाल ये है। तो इसमें से आपको 4 सवाल का जवाब दे बोल रहा है, मेरे ख्याल से इसमें 5-6 सवाल जो मेरा गेसिंग किया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना पाओगे। अच्छा, सब्जेक्टिव सवाल देखो तो लॉन्ग वाला देखो, मानव नेत्र के बारे में बताया था हमें, है ना, किस प्रकार के निकट वस्तु को और किस प्रकार निकट रखी वस्तु को और दूर रखी वस्तु को देखने के लिए पक्षमापी पेशियां अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। और श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है व्यंजक, और यहाँ पे दिया हुआ है समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अगला देखो, केमिस्ट्री आ गया कि अभिक्रिया के संतुलन रासायनिक अभिक्रिया लिखे, इस यहाँ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख के दे रहा। तो पहले आपको ना इसका बनाना पड़ेगा H2 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 ऐसे लिखना पड़ेगा कि जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि Zn के साथ, तो क्या बनता है आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, लीजिए वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया का अगर परिभाषा याद है तो परिभाषा लिख दो, क्लियर हो जाएगा। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करते हैं, ये भी सवाल गेस किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संयोजकता से आप क्या समझते हैं, मैग्नीशियम की संयोजकता क्या है, लीजिए कार्बन यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्मों का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के साथ उल्लेख लिखें। समाजवता क्या है, ये भी गेस किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इसका, ये तो इजी है ना। कैल्शियम है, कितना हल्का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए, कैल्शियम का 20 होता है 2 8 और कितना हो गया 10 2 8 8 हो गया, 2 8 18 हो गया, फिर 2 लिख दो, 2 8 10 10 20 हो गया। क्रोमियम को लिखना है। एक्वा रिएजेंट से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग है। ठीक है, ओके, चलिए इंपॉर्टेंट सवाल का मैं सब करवा दूंगा, टेंशन मत लेना डियर, टेंशन मत लेना डियर। ओके, चलो ये देखो सवाल, ये क्या बोलता है, ये आपका आ गया दीर्घ वाला कि क्रियाशील एक क्रियाकलाप विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाना है। यौगिक देखो ये है एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉल, हेक्सानॉल। क्या ब्रोमोपेंटेन का रचनात्मक समायव संभव है, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं। अब आ गया बायोलॉजी, मानव मूत्र की मात्रा, मानव मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, ये आपको लिखना है। चलिए और सवाल आपको यहाँ पे आ गया, 21 था ना, ओके। चलिए यहाँ पे देखो सवाल, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका क्या रासायनिक है, तंत्रिका को उत्तक किसे कहते हैं, सजीव के मुख्य 4 लक्षण बताइए। तो इस 4 लक्षण तो इजी बता दीजिएगा ना। चलिए, मछली, मच्छर, केचुआ, मनुष्य के 3 मुख्य अंगों के नाम बताइए। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटनकर्ता का क्या भूमिका है। पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों के लिए कौन सी परिवर्तन कर सकते हैं। हम एक यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं, मतलब जीवाश्म जिससे जीवाश्म का पता लगता है उसी से हम जान पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल डियर। मानव पाचन तंत्र के लिए श्वसन नामांकन चित्र बनाना, तो दोनों में से कोई एक बनाना है। ये सवाल ना, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको कराया हूँ, लेकिन आज से बहुत पहले कराया हूँ, 5-6 महीना शुरुआती में दौर में कराया था। आप सर्च करोगे ए ऑनलाइन सॉल्यूशन के नाम से तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बहुत मजा आ गया ना आपको क्वेश्चन सेट नंबर 6 पढ़ने में, कैसे मजा आया। मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में 1 बार साइंस, सप्ताह में 1 बार सोशल और 1 बार मैथ लाने के लिए, बिकॉज लॉन्ग यहाँ पे बन जाता है और इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स इसी से मैं निकाल के देने की कोशिश करूंगा डियर। ओके, मजा आया तो फटाफट लाइक ठोको और क्या। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ जी, जो पहली बार आया तो नोट कर लीजिए, 6 बजे सुबह में, 9 बजे सुबह में, 12 बजे दिन में, 3 बजे दिन में और फिर 6:30 बजे शाम को और फिर 9 बजे रात को, ये 5 टाइम क्लास चली। आइए, 12 बजे दिन में मैथ की क्लास चलती है, सब्जेक्टिव क्लास, और 9 बजे मैथ के ऑब्जेक्टिव क्लास, 6 बजे शाम को रिवीजन क्लास चलती है। ठीक है, 3 बजे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत वगैरह, 9 बजे जो है आपको सब्जेक्टिव वीडियो मिल जाएगा, सब्जेक्टिव वीडियो साइंस या सोशल का, और 6 बजे तो यही सब मॉडल वॉडल है ना। चलो, तो मजा आ गया। तो आप जो लाइक वाइक नहीं किए तो सबसे पहले तो बिना सोचे समझे तो पहले लाइक तो क्या करो, इससे आपको आपके अननोन फ्रेंड, अननोन बहन, अननोन भाई को मिलेगा हेल्प, जो कि आपके आने वाला भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो चलो वीडियो को लाइक करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर लिखिएगा। ओके, बाय।